नमस्कार। कल के अंक में दोस्तों हमने संसद पर हमले की चर्चा की थी। दो युवक जिनका नाम मनोरंजन और सागर है, वो दोनों 13 दिसंबर को संसद के अंदर घुस आए और उन्होंने वहां काफी बवाल काटा और उनके दो साथी जिनको पास नहीं मिल पाया था, नीलम और अमोल, वो बाहर उसी तरह की हंगामा करते रहे। काफी उन्होंने सुर्खियां बटोरी है, सभी समाचार पत्रों ने उसे प्राथमिकता से छापा है, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के द्वारा पूरे दुनिया ने इस घटना को देखा और इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो ये बड़े आसानी से गिरफ्तार हो गए। उससे पहले सांसदों ने ये जो दो मनोरंजन और सागर संसद के अंदर घुस आए थे, उनकी काफी तुड़ाई भी की, काफी पिटाई की। अब इनके दो और साथी, एक का नाम था विक्की शर्मा, जिनके यहाँ घटना को अंजाम देने से पहले ये जाकर रुके थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। वो नशेड़ी है। और चौथा जो घटनास्थल पर मौजूद था, अर्थात संसद के बाहर वो मौजूद था, लेकिन घटना को अंजाम देने के पश्चात वहां से फरार हो गया था। उसका नाम है ललित झा। ललित झा मूलतः बिहार का रहने वाला है, लेकिन वो कलकत्ता में मास्टरी करता है, अर्थात टीचर का काम करता है। उसे कल रात, देर रात, गुरुवार की रात गिरफ्तार किया। कुछ लोगों का कहना है कि उसने आत्मसमर्पण किया, अब पता नहीं आत्मसमर्पण किया या गिरफ्तार किया। वो अभी गिरफ्तार है और उससे पूछताछ की जा रही है। चारों जो पहले दिन पकड़े गए थे, उसको न्यायालय ने पुलिस रिमांड में भेज दिया है, तो उनसे भी गहन पूछताछ की जा रही है। आज के अंक का मुद्दा ये नहीं है। आज के अंक का मुद्दा है कि आखिर वो कौन सा कारण है, वो कौन सा तत्व है, वो कौन सा कारक है जो इनको इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी बात है कि वो कौन लोग हैं जो इन बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति जिसे पता है कि उसे पकड़ा ही जाना है, अगर पकड़ा नहीं जाना है, मान लीजिए भागने की कोशिश करते तो इन पे गोली चलाई जाती है, मारे जाते। सभी परिणामों को जानते हुए भी ये इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए क्यों आ जाते हैं। और एक और मुद्दा है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, वो ये है कि आखिर इन लोगों के परिवार की इसमें क्या भूमिका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके परिवार इन घटनाओं में शामिल हैं। मेरा कहना है कि इस तरह के लोग, इस तरह के लोग जो इस तरह की घटना को अंजाम, मैं ये नहीं कहता हूं कि इनके परिवार इन घटनाओं में शामिल हैं, लेकिन इन परिवारों की भी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों पर निगाह क्यों नहीं रखते हैं। आखिर वो किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो उनसे क्या सीखते हैं। विक्की शर्मा नशेड़ी है, वो किसके साथ उठता बैठता था। जो सागर है वो ऑटो ड्राइवर है, चलिए वो 12वीं पास है, वो किनके साथ उठता बैठता है। और इसी तरह से मनोरंजन, वो इंजीनियर है, वो किसके साथ उठता बैठता है, वो क्या सीखता है। तो माँ बाप की भूमिका ये है कि आप अपने बच्चों पे निगाह रखें। तो इन सब बातों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। मेरा नाम सोमनाथ है और आप देख रहे हैं बाइस्ड ओपिनियन। कि वो कौन सी परिस्थिति है जिसके कारण ये लड़के इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ऐसा नहीं कि उनके प्रधानमंत्री बनते ही देश सभी समस्याओं से मुक्त हो गया। बहुत सारी समस्याएं हैं। भारत तो गरीब देश है, अमेरिका जो कि विश्व का सबसे अमीर देश है, उसकी भी समस्या है। वहां भी सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सांस्कृतिक समस्याएं, सब देश के पास समस्याएं होती हैं। फिर भारत में ये युवक ऐसी कौन सी समस्या देख लिए जिसके कारण ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। और क्या इसके मूल में कहीं ना कहीं, जो मुझे लगता है, विपक्ष की भी भूमिका है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष के लोगों ने इन लड़कों से कहा कि आप ऐसी घटना को अंजाम दीजिए, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि क्या विपक्ष अपनी भूमिका को निभा सका? अगर विपक्ष अपनी भूमिका को ढंग से निभाया होता तो फिर ये जो लड़के नारा लगा रहे थे, गरीबी हटाओ, महंगाई घटाओ, बेरोजगारी घटाओ, जो नारे लगा रहे थे, ये नारा तो और इस तरह के मुद्दा को उठाने का काम तो मुख्यतः विपक्ष का है। तो क्या विपक्ष अपनी भूमिका से चूकता जा रहा है? क्या विपक्ष ने सही ढंग से इन मुद्दों को संसद और सड़क पर उठाया? उत्तर है नहीं। लोगों में तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक खास वर्ग में, समाज के एक खास वर्ग में एक असंतोष की भाव तो उत्पन्न हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, ये सत्य है। लेकिन क्या ये तरीका है उन मुद्दों को उठाने का? मेरा उत्तर है नहीं। फिर एक दूसरा प्रश्न उठता है कि विपक्ष आखिर मुद्दों को उठा क्यों नहीं रहा है? दरअसल वास्तविकता यह है कि विपक्ष के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने स्वार्थ से बाहर देख ही नहीं पा रही है, वो अपने स्वार्थ में ही उलझी हुई है। वो हंगामा तो करती है, लेकिन उन मुद्दों पे हंगामा करती है जिसका आम जन से कोई सरोकार नहीं। आप राफेल का मुद्दा उठा रहे हैं, आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे हंगामा कर रहे हैं, एक पूरा सत्र नहीं चलने दे रहे हैं, इससे आम लोगों का क्या सरोकार है? आपने कभी सरकार से कहा कि भाई आप महंगाई पर या बेरोजगारी पर या अन्य मुद्दों पर जिसका सामाजिक सरोकार है, क्या आपने कहा कभी कि भाई इस पर श्वेत पत्र जारी करो या उस पर संसद में चर्चा की जाए? नहीं, ये इन सब मुद्दों से उलझे हुए हैं। विपक्ष सच कहे तो दिशा भ्रमित हो चुकी है। वो उन मुद्दों को उठाती है जिसका आम आदमी से या आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है, जिसका प्रभाव लोगों के प्रतिदिन के जीवन पर, दैनंदिन जीवन पर नहीं पड़ रहा है। और ये मुद्दों को उठाकर बड़े खुश होते हैं, इनके प्रवक्ता टीवी पे आकर चिल्लाते हैं और खुश होते हैं। तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं विपक्ष लोगों से कट चुका है, कटा हुआ है, उनके मुद्दों से कटा हुआ है। ये जातिवाद, कभी धर्मवाद, कभी सांप्रदायिकता, राफेल, ये सब मुद्दे उठाते जिसका कि आम भारतीयों से कोई सरोकार नहीं है, और ये उठा के खुश हो रहे हैं। स्वाभाविक है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, एक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहां पे ये लड़के आगे आते हैं, वहां पे लड़के आगे आकर के इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं और पूरे देश को, पूरे दुनिया के सामने शर्मसार करते हैं। अगर विपक्ष ने अपनी भूमिका सही से निभाई होती तो संभवतः इन लड़कों को इस तरह के स्टेप उठाने से रोका जा सकता था। मैं नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष की पार्टियों ने इन लड़कों को उकसाया, लेकिन इस तरह की घटना के पीछे एक कारण वो भी है। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्यों इस तरह के युवा इस तरह को घटना को अंजाम देने के लिए आगे आ जाते हैं। पूरे दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद पर काफी रिसर्च किया गया है। उनके रिसर्च का मुख्य विषय हुआ करता था कि आखिर ये 17, 18, 20 साल के बच्चे अपने शरीर पर बारूद बांधकर अपने को क्यों उड़ा लेते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो इन लोगों को ये करने के लिए प्रेरित करता है? पता चला कि भाई कुछ लोगों ने कहा कि नहीं साहब, उनके धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि 72 हुरों का उनको ख्वाब दिखाया जाता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। नहीं, आप सऊदी अरब या यूएई कि किसी बच्चों का आप नहीं देखते को अपने शरीर पे एक्सप्लोसिव बांधकर उड़ा लेता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं गरीबी, असंतोष और कुछ सांस्कृतिक कारण भी होते हैं। आइए अब इन चारों बच्चों की पृष्ठभूमि को देखते हुए चर्चा की जाए। जो मनोरंजन गौड़ा है वो मैसूर का रहने वाला है। वो इंजीनियर था, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। पता नहीं उसे क्या हुआ, 2 साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी। जो सागर है, सागर शर्मा या पांडे क्या है, जो भी है,
वो 12वीं पास है और वो ऑटो रिक्शा चलाता है। जो तीसरा है विक्की शर्मा, विक्की शर्मा जो है वो नशेड़ी है, उसके घर वाले भी उससे परेशान है। नीलम ये प्रोफेशनल आंदोलनकारी है, 42 साल की उम्र हो गई, अभी तक ये पढ़ाई कर रही है। अब चौथा अमोल, अमोल शिंदे, ये लातूर जिले महाराष्ट्र का रहने वाला है और ये दिहाड़ी का काम करता है और तैयारी कर रहा था पुलिस या सेना में जाने के लिए। अब इन चारों की पृष्ठभूमि देखिए तो ये निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग से आते हैं। जो नीलम है, स्वाभाविक है कि उसके माँ बाप पास इतना पैसा है कि वो उसे 42 साल की उम्र तक पढ़ा रहे हैं। वो क्या पढ़ रही है क्या नहीं पढ़ रही है ये तो एक अलग शोध का विषय हो सकता है। 42 साल की आपकी उम्र हो गई भाई, 10 साल से मोदी है, तो जब मोदी आया होगा तो आप 32 साल की रही होगी। तो उससे पहले आपको भाई सामान्यतः लोग ग्रेजुएट 20-21 साल में या 22 साल में हो जाता है। तो जो अगला 8 साल था उसमें तो तुम ग्रेजुएट होने के बावजूद तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिली, तो तुम क्यों नहीं मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ आंदोलन चालू कर दी थी? ऐसा क्या है कि तुमको मोदी के आने के बाद ये आंदोलन की सूची? दरअसल ये है कि आप किसी भी कैंपस में जाइए, आपको ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां मिल जाएंगी जो पढ़ाई को ही अपना जीवन समझ लेती है। पढ़ाई से उन्हें कुछ पाना नहीं, ना उन्हें ज्ञान पाना है, ना नौकरी पाना है, ना समाज के लिए कुछ करना है। बस उन्हें पढ़ते रहना है, कैंपस में रहना है, कैंपस को हॉस्टल में रहना है और वहीं पे सीनियर बन के दादागिरी करना है। ये हमको उसी तरह की लड़की लगती है। जो दूसरा है मनोरंजन गौड़ा, इसका केस थोड़ा अलग है। ये ठीक ठाक घर से है, इसके घर में ऐसा नहीं कि पैसे की कमी है। जब इसके कमरे को खंगाला गया तो वहां पर चे गुवेरा से लेकर के जितने वामपंथी बड़े बड़े नेता हैं उसके बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। इनके माँ बाप का कहना है कि वो काफी ईमानदार शरीफ, हाँ वो है ईमानदार शरीफ लड़का होगा, लेकिन वो आ गया अपने एक दोस्त, जो उसका दोस्त वामपंथी था, उसके प्रभाव में, और उसके विचार बदलने लगे, वो गुमसुम रहने लगा। और ये जो दो हैं जो 12वीं पास है, एक सागर और दूसरा अमोल, अब इनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? भाई ना तो उसके पास कोई बड़ी डिग्री है जो उसे किसी जगह पर नौकरी मिल जाएगी, भाई एक ऑटो चला रहा है, सबको सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं। तुम ठीक ठाक ऑटो चला रहे हो भाई, जीवन यापन कर रहे हो, तुम और कमाओ, ऑटो की संख्या बढ़ाओ, तुम ऑटो का बहुत सारे ऑटो का मालिक बन जाओ, कुछ भी हो सकता था। लेकिन आखिर उसने ये राह क्यों चुना? इसी तरह से अमोल है, ईमानदारी से जीवन जी रहा था, दिहाड़ी मजदूरी करता था। ये इन चारों में सबसे करीब घर का था। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इन चारों लड़कों और जो इनके बीच में और जो पकड़े गए हैं, इनके बीच में कनेक्शन क्या है? एक तो नशेड़ी है और ये सब कहीं न कहीं वामपंथी विचार से प्रेरित है। अब प्रश्न उठता है कि इनको इस तरफ ले जाने वाला कौन था? कुछ लोगों का कहना है कि ललित झा है। ललित झा मूलतः बिहार का रहने वाला, जैसा मैंने पहले बताया, ये कोलकाता में अभी टीचर का काम करता है और वहां पे एनजीओ से जुड़ा हुआ है। ये इतना शातिर है कि इन चारों को तो भेज दिया, ये घटनास्थल पर मौजूद था, ये वीडियो बनाता रहा, उसको इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट करता रहा उसी समय। साथ ही इसने कोलकाता में जिस एनजीओ में ये काम करता है वहां पे कोई नीलांश नाम का व्यक्ति है, उसके पास ही उसको भेजता रहा और कहा कि इसको फेसबुक पर लाइव करो। तो मुझे तो लगता है कि ये सबसे शातिर व्यक्ति है ललित झा, जिसने इन चारों को पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ाई कि ये इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाने पर तैयार हो गए। तो सबसे ज्यादा तो कुटुम्बस और गहन जांच इस ललित झा की जानी चाहिए, लेकिन ललित झा भी मुझे मोहरा लगता है, इसके पीछे कोई और है। अब दोस्तों, ये तो मैंने इनका बैकग्राउंड बताया, अब बातें करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। वो कौन सा जलेबी है जिसको खाने के लिए लोग मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं? दोस्तों, रूस में एक बहुत बड़ा कम्युनिस्ट नेता हुआ, उसका नाम था ट्रोट्स्की। वो यहूदी था और एक जमाने में वो नंबर 2 हुआ करता था रूस के कम्युनिस्ट पार्टी में।
जो ट्रोट्स्की था, हालांकि बाद में उसकी हत्या कर दी गई, स्टालिन ने उसकी हत्या करवा दी, ये एक अलग विषय है। लेकिन ट्रोट्स्की ने भविष्य के वामपंथियों के बारे में एक बड़ी बात कह के गया। उसका मानना था कि 18 साल की उम्र में अगर आप कम्युनिस्ट नहीं होते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पास दिल नहीं है, लेकिन अगर आप 40 साल के बाद कम्युनिस्ट होते हैं तो समझ लीजिए कि आपके पास दिमाग नहीं है। अब इस वक्तव्य के आलोक में जो अभी घटना हुई है और ये जो सब वामपंथी विचारधारा से प्रेरित युवकों ने जो किया है, कुकर्म किया है, उसका थोड़ा व्याख्या की जाए। देखिए साहब, 18 साल में अगर आप कम्युनिस्ट नहीं हुए, इसका मतलब ये है कि 18 साल की वो उम्र होती है जब लोग हर तरह के बुराइयों से, अभी उसका माइंड पॉल्यूटेड नहीं हुआ होता है, अभी वो समाज के बारे में, अपने अगल बगल के बारे में काफी सोचता है और वो हर दुराचार को बदल देना चाहता है, हर भ्रष्टाचार से निपटना चाहता है। तो स्वाभाविक है कि हर कोई उस उम्र में जो वैचारिक बदलाव की बात करता है, हर कोई उस उम्र में कम्युनिस्ट होता है। लेकिन 40 साल के बाद जब आपके ऊपर में सारी जिम्मेदारियां आ गई हूं, उसके बाद आप कहें मैं कम्युनिस्ट बन गया हूं। ये नीलम, ये 42 साल की है। जो मनोरंजन, वो ठीक ठाक इंजीनियर है, एमएनसी में काम करता था, उसने ठीक ठाक दुनिया देख रखी है। ये ऑटो ड्राइवर जो दिन भर इसका सामना विचित्र, विभिन्न, सभी प्रकार के सवारियों से होता होगा, व्यक्तियों से होता होगा। अमोल के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। अब सोचिए कि इन सबको अब इस उम्र में आकर के, जब इनके ऊपर, सबके ऊपर जिम्मेवारियां, अपने परिवार के, बच्चों की, सबकी जिम्मेवारियां हैं, इसके बावजूद आप कम्युनिस्ट बनने को उतारू होते हैं। किसने आपका ब्रेन वॉश किया? जांच इसकी होनी चाहिए कि आखिर कौन सा वो व्यक्ति था जो इन लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया कि ये जानते हैं कि अभी इनका अधिकांश जीवन जेल में ही कटने वाला है। ठीक है, इनके लिए नामी वकील, जैसा कि भारत के उग्रवादी आतंकवादियों के साथ होता है कि उनके लिए देश का सबसे नामी वकील खड़ा हो जाता है। एक गरीब व्यक्ति जीवन भर कोर्ट में पैर घसीट, एड़ी रगड़ता रहे, उसको कोई वकील मुफ्त में नहीं मिलता है। लेकिन इन उग्रवादी आतंकवादियों के लिए हमेशा ही सर्वसुलभ है ये नामी बड़े बड़े सेलिब्रिटी वकील। वो इन लोगों के लिए भी आवेंगे, अभी देखेंगे कुछ दिन में। अब इससे इतर मैं एक और बात करना चाहता हूँ। क्या परिवार की कोई भूमिका नहीं है? जब आपका बच्चा गुमसुम रहने लगता है, आपने कभी जानने की कोशिश की है कि वो क्यों गुमसुम रह रहा है? इसी प्रकार से आपका बच्चा किन के साथ उठता बैठता है? कभी विक्की शर्मा के माँ बाप ने ये जानने की कोशिश की वो किन नशेड़ियों के बीच में जाकर बैठता है? क्या अमोल के पिता, जो कि वो भी दिहाड़ी मजदूर हैं, उन्होंने कभी जाकर जानने की कोशिश की कि मेरा बेटा आजकल दिल्ली, लखनऊ और मैसूर की यात्रा क्यों कर रहा है? इसी तरह से नीलम के माँ बाप, पता नहीं, उनको पता है कि ये लड़की हर आंदोलन में, फार्मर प्रोटेस्ट हो, ये खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट हो, कोई भी प्रोटेस्ट हो दिल्ली में, कोई भी आंदोलन है, ये वहां पे पहुंच जाती थी। क्या है ये? या फिर एक बड़ी घटिया बात मैं कहने जा रहा हूं, क्या हमारे देश में ये आंदोलन भी रोजगार का एक द्वार खोल रहा है? क्या प्रतिदिन जाकर वहां बैठिए, आपको 500-1000 रुपए मिल जाएंगे? तो ये हमेशा इस तरह के लोग इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि कहाँ आंदोलन होगा। और जब आपका चेहरा लोगों के सामने आ जाए, आप टीवी, समाचार पत्रों में छपने लगे, तो आप सेलिब्रिटी आंदोलनकारी हो जाए। तो देश में कहीं भी आंदोलन हो तो आपको बुलाया जाएगा, आप जाइए, आपको वहां पे काफी आपकी आवभगत की जाएगी, पैसे तो दिए ही जाएंगे। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है देश में? इस पर भी जांच की जानी चाहिए। और मैं अपील करूंगा इस वीडियो को देखने वाले सभी माँ बाप से, अगर आपका बच्चा 15 से अगर 30 के ब्रैकेट में आता है तो आप उसकी हर गतिविधि पर नजर रखें। अपने माँ बाप होने का कर्तव्य निभावें, क्योंकि आपका बच्चा जो हाथ से निकल जाए, वो किसी घटना को अंजाम दे दे, 2-4 दिन अखबार में छपेगा। कुछ लोग आपको गालियां बकें, कुछ लोग आपकी वाहवाही करने भी आ जाएंगे।
लेकिन बेटा तो आपका जाएगा। सोचिएगा मित्रों। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।